Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Teaching Medical Lab। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं आइसोलेशन ऑफ वायरस पर। आइसोलेशन ऑफ वायरस क्या होता है, वायरस का आइसोलेशन हम किस तरह से करते हैं, ठीक है, उसकी जितनी भी सारी प्रोसेस होती है उस सभी प्रोसेस के बारे में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले हमारी इंट्रोडक्शन की, उसके जनरल प्रॉपर्टीज़ की क्लासेस हो गई है। अगर आपने वो क्लासेस कवर नहीं करी तो प्लीज़ उन क्लासेस को अच्छे से कवर कर लीजिए, ठीक है, तभी आपको आगे की सारी क्लासेस जो हैं अच्छे से समझ में आएगी। देखिए, जब भी कभी किसी व्यक्ति को वायरस का इन्फेक्शन होता है तो कैसे किस व्यक्ति से वायरस का आइसोलेशन किया जा सकता है, ठीक है। तो मान लो जैसे किसी पेशेंट को वायरस का इन्फेक्शन हुआ, उसकी बॉडी के अंदर वायरस घुस गया, तो वायरस तो अचानक से जाएगा, ठीक है। तो वायरस के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कंटामिनेटेड फूड और वाटर हो गया, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के थ्रू हो गया, ठीक है। तो किसी भी कारण से रहा, जब भी कोई वायरस ह्यूमन के अंदर या किसी बैक्टीरिया के अंदर, एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर इंटर करता है, तो कैसे हम वायरस को आइसोलेट करते हैं, उसको लेबोरेटरी में ग्रो करवा सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक होती है। तो बैक्टीरिया जो होता है, जैसे हम उसको कल्चर मीडिया में ग्रो करा सकते हैं, वैसे वायरस को ग्रो करा सकते हैं? नहीं, वायरस की ग्रोथ के लिए कुछ डिफरेंस मेथड होती है। जो वायरस होता है, हमने पहले देखा था कि वायरस जो होता है कभी भी आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं करता। वायरस की ग्रोथ के लिए हमें एक स्पेशल एनवायरनमेंट चाहिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए, ठीक है। अब हमने बताया था कि वायरस जो होता है वो क्या होता है, एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है, ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए कैपेबल होता है, ठीक है। वायरस क्या होता है, ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर वायरस होते हैं, मतलब पैरासाइट होते हैं। ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। इसको अगर ग्रो करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, वो प्लांट भी हो सकता है। तो वायरस जो होता है ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, जिसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंप्लीट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, यानी कि होस्ट की ज़रूरत होती है, जो भी ऑब्लिगेट इंट्रासेल्यूलर इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं हमारे वायरस। जब वायरस होते हैं, वायरस को हम लेबोरेटरी में ग्रो कराना चाहेंगे, जैसे इन विवो या इन विट्रो टेक्निक होती है, जो डिफरेंट टेक्निक होती है वायरस के आइसोलेशन के लिए। वायरस जो है, वायरस को अगर हमें आइसोलेट करना है, जैसे हम बैक्टीरिया के आइसोलेशन के लिए अलग अलग कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया के पास अपना खुद का मेटाबॉलिज्म होता है। तो बैक्टीरिया पानी में भी ग्रो कर सकता है, सॉइल में भी ग्रो कर सकता है, लेकिन वायरस ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब वायरस जो होता है रेप्लिकेशन नहीं कर सकता, ठीक है। तो वायरस के पास अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता। सेल के अंदर जाने का पर्पस ही यही है कि मैं उस सेल के सिंथेटिक मशीनरी का यूज़ कर सकूँ, उसके मेटाबॉलिक एनर्जी बन रही है, उसमें प्रोटीन बना सकूँ, उन सभी का यूज़ करके मैं अपनी कॉपी बना सकूँ। तो एंजाइम, प्रोटीन, इन सभी का यूज़ करके करता है जब वो होस्ट सेल के अंदर जा सकता है। इसके पास होता है ओनली डीएनए और आरएनए लेकर ये घूमता है। जैसे ही कोई होस्ट दिखता है, ये उसके अंदर एंट्री लेता है और इन्फेक्शन कॉज करने लगता है, अपना काम निकाल लेता है, ठीक है। तो वायरस आइसोलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वायरस कैन नॉट ग्रो इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया, ठीक है। तो जो वायरस होता है उसको हम किसी भी आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में वायरस को ग्रो नहीं करा सकते, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए कि वायरस को किस कल्चर मीडिया पे ग्रो करा सकते हैं, जैसे कि मेकोन की अगार दे दिया, स्पेशल मीडिया को इसे लिख दिया, और उस ऑप्शन में लास्ट में लिखेंगे नॉट फ्रॉम द अबव, ठीक है। तो इन सब में से कोई सा भी नहीं है, नॉन ऑफ द अबव करके दे देंगे। तो हमें याद रखना है कि जो वायरस है वो किसी भी आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं करता। वायरस को ग्रो करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये किसी भी आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं करता, कैन नॉट ग्रो इन आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वायरस जो होता है आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया में ग्रो नहीं कर सकता। तो फिर क्या है, वायरस को ग्रो करने के लिए हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वायरस ग्रो इन लिविंग सेल सिस्टम, ठीक है। तो वायरस क्या करेगा, ग्रो
करेगा, उसका रेप्लिकेशन करेगा कहाँ पर, लिविंग सेल सिस्टम के अंदर, यानी कि जो होस्ट होती है, होस्ट की सेल होती है, होस्ट के अंदर वायरस को ग्रो कराया जाता है और वायरस को आइसोलेट किया जाता है, फिर उसकी स्टडी की जाती है। तो एक्चुअल में हम बात करें आइसोलेशन ऑफ वायरस, तो वायरस आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, तो इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। तो वायरस आइसोलेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होती है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ सेपरेट एंड ग्रो वायरस फ्रॉम अ स्पेसिमेन, या सैंपल बोल सकते हैं, या हम स्पेसिमेन बोल सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी स्पेसिमेन है, ब्लड है, स्पुटम हो, स्वैब है, कोई भी स्पेसिमेन है, उस सैंपल से वायरस को सेपरेट करके ग्रो कराना या ग्रोथ करा के उसको सेपरेट करना या उसका आइसोलेशन करना, यही वायरस आइसोलेशन की हमारी प्रोसेस होती है। यही इसमें होता है आइसोलेशन में, कि वायरस को ग्रो करा के सेपरेट करके और उसकी स्टडी की जाती है कि कौन सा टाइप का वायरस होता है, ठीक है। तो हम समझते हैं कि हम आइसोलेशन करते क्यों हैं, इसका क्या पर्पस होता है, क्या ज़रूरत होती है वायरस आइसोलेशन की। एक बात हमने आपको समझाई कि जैसे किसी पेशेंट को वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसको कैसे आइसोलेट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि उसको वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। हमारे बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रोसेस होती है जिसकी मदद से हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि वायरस का इन्फेक्शन है। जैसे सीरोलॉजिकल टेस्ट हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन हो गया, वायरस के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होता है उसको डिटेक्ट करते हैं, वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनी उसको डिटेक्ट करते हैं, या फिर वायरस के डायरेक्ट डीएनए आरएनए को डिटेक्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मेथड के थ्रू। लेकिन अगर वायरस को आइसोलेट करना है, लाइव वायरस को आइसोलेट करना है, तो फिर उसके लिए हमें वायरस आइसोलेशन की प्रोसेस जो होती है वो फॉलो करनी होती है, ठीक है। तो डायग्नोसिस इसका पर्पस देखते हैं हम, डायग्नोसिस ऑफ वायरल इन्फेक्शन, यानी कि वायरल इन्फेक्शन जो होता है उसका डायग्नोसिस भी करने के लिए भी हमें इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। टू स्टडी प्रॉपर्टी ऑफ वायरस, यानी जो वायरस है उसकी प्रॉपर्टी को देखना है, उसकी स्टडी करनी है, तो उसके लिए भी हम वायरस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है, पैथोजेनेसिस की स्टडी कैसे की जाती है, वायरस किस तरह से बीमारी कॉज कर रहा है उस पर भी स्टडी की जाती है। तो ये हो गया प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस, ये हो गई हमारी वायरस की प्रॉपर्टी हो गई, इसकी स्टडी भी हम कर सकते हैं वायरस को आइसोलेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए भी हम वायरस का आइसोलेशन करते हैं, जैसे कि कोरोना के लिए, हेपेटाइटिस के लिए, ये सारी वैक्सीन जो बने इनका प्रोडक्शन कैसे हुआ, इसका जो आइसोलेशन ऑफ वायरस है रिसर्च पर्पस के लिए किया जा सकता है और डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए भी किया जा सकता है, ठीक है। तो वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए भी हम वायरस का आइसोलेशन कर सकते हैं, वैक्सीन बनाई जाती है वायरस के आइसोलेशन के लिए, ठीक है। वैक्सीन प्रोडक्शन, डायग्नोसिस ऑफ वायरस इन्फेक्शन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है टू डिटेक्ट इमर्जिंग एंड अननोन वायरस। इसका मतलब क्या है, टू डिटेक्ट इमर्जिंग एंड अननोन वायरस, इसका मतलब है इमर्ज करना और अननोन वायरस का डिटेक्शन करना है। इमर्जिंग जो है, इमर्जिंग का मतलब जैसे किसी एरिया में जहाँ तक अभी डेंगू वायरस कहीं देखा गया है, ठीक है, तो उस एरिया में डेंगू वायरस का एकदम से आउटब्रेक हो जाता है। अब जो टेस्ट लगा रहे हैं, कुछ कुछ सिम्टम्स वगैरह सब देखते हैं, जो नॉन वायरस है उनको पता है कि इस वायरस में भी ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो मतलब वो डेंगू वायरस पहले से देखा गया, पहले से जान पहचान हो चुकी है कि वायरस कैसा दिखता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। लेकिन किसी नए एरिया में उभरता हुआ वायरस जो देखा जाता है उसे बोलते हैं इमर्जिंग। एकदम से किसी नए वायरस का आउटब्रेक हो गया, नए एरिया में उस वायरस को पहली बार देखा गया, तो उस वायरस के सिम्टम्स जो देखे गए हैं, उसके सिम्टम्स जो देखे गए हैं, वो नॉन वायरस को देखते हुए उसके टेस्ट लगाए जाते हैं, ठीक है। तो फिर जो हमको पता चलेगा, मतलब हमें उसका आइसोलेशन करना पड़ेगा कि वायरस किस टाइप का होगा, उसकी स्टडी होगी, फिर उसका आइसोलेशन होगा, तो जब जाके पता चलेगा कि ये तो डेंगू वायरस है। तो आइसोलेशन ऑफ वायरस या इमर्जिंग एंड अननोन वायरस के डिटेक्शन करके भी हम उसे पता लगा सकते हैं। अननोन वायरस जैसे कि अननोन वायरस पहले से, जैसे डेंगू वायरस पहले से पता है हमें, जैसे कि फ़र्स्ट टाइम कोरोना वायरस को डिटेक्ट किया गया है 2019 में चाइना में वुहान सिटी में सबसे पहले कोरोना को दिखा गया है। जो सिम्टम्स देखे उसके अकॉर्डिंग जो भी नॉन वायरस था कि इसमें ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो टेस्ट लगाया तो वो टेस्ट नेगेटिव आया। फिर उसके बाद उसको आइसोलेट किया गया, जब आइसोलेट किया गया तब पता चला कि ये तो SARS-CoV-2 है, ठीक है।
तो सबसे पहले उस वायरस का डिटेक्शन फर्स्ट टाइम हुआ। अननोन वायरस को भी हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई नया वायरस आया है, अभी तक किसी को पता नहीं है, तो फर्स्ट टाइम वो डिटेक्ट हुआ, तो वायरस आइसोलेशन के थ्रू हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमें एंटीवायरल ड्रग्स के इफेक्ट को हम देखते हैं, या ड्रग सेंसिटिविटी ऑफ वायरस। वायरस की जो ड्रग सेंसिटिविटी है वायरस की, उसको भी डिटेक्ट हम कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी एंटीवायरल ड्रग है उसका वायरस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, ये आप आइसोलेशन के थ्रू चेक कर सकते हैं। वायरस आइसोलेशन का मतलब समझ आ गया कि वायरस को ग्रो कराना, कि कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं, वैसे लिविंग सेल के अंदर वायरस की ग्रो होती है। ठीक है, ग्रोथ होने के बाद फिर उसको सेपरेट किया जाता है, सेपरेट करने के बाद फिर उसकी स्टडी होती है, तब जाके पता चलता है कि वो वायरस किस टाइप का है। साइन एंड सिम्टम्स, ये सारी चीज़ें देखी जाती है, लेकिन फिर उसके ऊपर डिटेल स्टडी भी होती है, और उसी की मदद से फिर हम वैक्सीन प्रोडक्शन भी करते हैं। उसी की मदद से हम वायरल इन्फेक्शन को भी डायग्नोसिस करते हैं, इमेजिंग एंड अननोन वायरस को भी डिटेक्ट करते हैं, और ड्रग सेंसिटिविटी को भी देख पाते हैं वायरस के प्रति। इतना आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, जो कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम बताते हैं अगर वायरस आइसोलेशन करना है तो सैंपल क्या क्या हो सकते हैं। हालांकि सैंपल डिपेंड होते हैं सस्पेक्टेड वायरस के ऊपर। ठीक है, कि जो सस्पेक्टेड वायरस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा सैंपल लेना है, से वायरस को क्या सिम्टम्स हो रहा है उसके अकॉर्डिंग सैंपल लिया जाता है। जैसे कि थ्रोट सैंपल लिया जाता है, अगर इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन हुआ तो थ्रोट सैंपल, अगर डेंगू का इन्फेक्शन हुआ तो उसके लिए हमें ब्लड लेना होता है। जैसे सिम्प्लेक्स वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए CSF कलेक्शन किया जाता है। एंटेरो वायरस का इन्फेक्शन होता है तो स्टूल कलेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू वायरस स्टूल सैंपल लिया जाता है। रेफ्रिजरेशन इज असेंशियल ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन एज मोस्ट वायरल आर हीट लेबाइल। ठीक है, बहुत सारे वायरस हीट लेबाइल होते हैं जो हीट को सहन नहीं कर सकते, मतलब वो मर जाते हैं, तो उनको रेफ्रिजरेशन के थ्रू फिर ट्रांसपोर्ट करना होता है। रेफ्रिजरेशन जो होता है उसके अंदर असेंशियल होता है, अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन करना होता है तो उसके लिए हमें रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है, यानी कि फ्रिज में हम सैंपल को रख के उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये हो गया हमारे सैंपल कलेक्शन। ठीक है, अब बात आती है हमारे टेक्निक की, कि जब हम वायरस आइसोलेशन हमें करना है तो कौन कौन सी जो टेक्निक्स होती हैं वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो वायरस आइसोलेशन के लिए हमें किन किन चीज़ों को, किन किन टेक्निक्स को देखना है, वो हम सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। 1 मिनट रुकना, ठीक है। मैं पानी पी लेती हूँ।